और जी, तो चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स दोज एडजस्टमेंट्स जो मैंने आपसे कहा था कि जी थोड़ी सी मुश्किल हैं, उनको हम पहले एक सब्सिडरी कर लें जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आसान है, विच इज़ बीएल। तो फिर दूसरी सब्सिडरी एमएल को भी कर लेंगे जो कि उसकी एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी मुश्किल है, जिससे रिलेटेड बेसिकली एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 है बुनियादी तौर पर। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 को देख लेते हैं। कहता है जी 1 जुलाई 2014 को एसएल ने एमएल को एक्वायर किया और उसमें 80% शेयर्स एक्वायर किए। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यार ड्यूरिंग द पीरियड ही इसने एक्वायर भी होना है, ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स इसने एक्वायर भी होना है और फिर डिस्पोज ऑफ भी हो जाना है, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले एक्विजिशन की तमाम एंट्रीज होंगी, फिर उसको कीप करने की, देखो ना, एक सर्टेन पीरियड तक हमने उसको कीप भी तो किया ना, कीप करने की तमाम एंट्रीज होंगी और फिर उसके डिस्पोजल की तमाम एंट्रीज होंगी, तमाम जर्नल्स किए जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा जरा एक्विजिशन का जर्नल। व्हाट वुड बी द जर्नल फॉर एक्विजिशन? हमने इसको एक्वायर किया था 1 जुलाई 2014 को, और मैं आपसे एडवाइस करूंगा इवन इन एग्जाम भी आप इसको ऐसे कीजिए। जब भी आप कोई एंटिटी एक्वायर करते हैं, आपका जर्नल क्या होता है? आपका जर्नल होता है नेट एसेट्स उस एंटिटी के आप अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे ही है ना? नेट एसेट्स किस पे रिकॉर्ड होते हैं? फेयर वैल्यू पे। साथ आप गुडविल रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव गुडविल, अगर नेगेटिव गुडविल है तो वो पीएनएल में इनकम बन जाती है। आप पैसे पे कर देते हैं, बैंक क्रेडिट कर देते हैं, ऐसे ही है ना जी? पैसे पे करते हैं, बैंक क्रेडिट करते हैं, करेक्ट? और आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई क्रेडिट कर देते हैं। ये बुनियादी तौर पर मैंने जर्नल की फॉर्म में लिख दिया है। ये गुडविल की जो वर्किंग होती है वो क्या होती है? वो यही होती है। उसमें नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू होती है, इन्वेस्टमेंट होती है बैंक की सूरत में, और एनसीआई होता है। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? ये सच है या नहीं? बिल्कुल है जी। सो 1 जुलाई 2014 को ये जर्नल होगा। अब यहां से आपके जहन में आपके ऊपर एक और राज भी अफशा हुआ है। वो राज क्या अफशा हुआ है? वो ये सामने आपके आया है कि यार एक्चुअली गुडविल जो मैंने डे 1 पे आपको पढ़ाया था कि यार गुडविल असल में एक एक्विजिशन के टाइम पे एक जर्नल एंट्री है, ठीक है ना? जो जर्नल एंट्री बैलेंस नहीं हो पा रही होती, इस वजह से गुडविल आ जाती है। तो आपके सामने क्या आया है कि बेसिकली जब भी आप कोई सब्सिडरी खरीदते हो तो वो जर्नल एंट्री क्या होती है जिसके जरिए आप सब्सिडरी के नेट एसेट्स को अपने पास लाते हो? वो ये जर्नल एंट्री होती है जो आपके सामने लिखी हुई। अच्छा, फिर इसमें बच्चे एक और भी परेशानी का शिकार रहते हैं कि यार ये नेट एसेट्स क्या बला है? हम तो पीपी डेबिट करते हैं, रिसीवेबल डेबिट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये नेट एसेट्स क्या बला है? इसके लिए मैं आपके सामने एक चीज लिखूंगा और उसके बाद मिटा दूंगा, जरा आप नोट कीजिएगा। बल्कि मैं इसको कुछ स्लाइड्स छोड़कर यहां लिख देता हूं। बेसिकली ये जो नेट एसेट्स डेबिट हो रहे हैं ना, ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज को। नेट एसेट डेबिट, गुडविल डेबिट, बैंक क्रेडिट और एनसीआई क्रेडिट, ये हम क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज को। हकीकत में ये एंट्री यूं होती है, ये नेट एसेट जो है ये कंप्लीट एसेट्स और कंप्लीट लाइबिलिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल पीपी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स। फर्ज करें आपकी सब्सिडरी के पास यही 3 एसेट्स थे जब हमने उसको एक्वायर किया। रिसीवेबल्स से कैश एंड बैंक, आमतौर पे कैश एंड बैंक भी होता है ज़ाहिर हर एंटिटी के पास। साथ कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। क्या ख्याल है? लोन पेएबल, ट्रेड पेएबल, होती है ना लाइबिलिटीज? ट्रेड पेएबल से डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी होती है एंटिटीज की। अब फर्ज कीजिए हमने फेयर वैल्यू मेजर करना शुरू की तो पीपी 200 का था, इन्वेंट्री 100 की थी, रिसीवेबल 50 के थे, कैश एंड बैंक 50 का था।
दूसरी साइड पे देखना शुरू किया तो से लोन पेएबल 100 का था, ट्रेड पेएबल 50 का था और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 50 की थी। अब एसेट्स का सम अगर करें तो वो बनता है 400, लाइबिलिटीज का सम अगर करें तो वो बनता है 200, एसेट्स लेस लाइबिलिटीज करें तो ये बनता है क्या, ये बनता है 200। आप पता क्या करेंगे, आप कहेंगे नेट एसेट्स डेबिट बाय 200, 400 के एसेट्स भी डेबिट हुए, 200 की लाइबिलिटीज भी क्रेडिट हुई। डेबिट और क्रेडिट का आपस में नेट कर लें तो क्या बन जाएगा, 200 का डेबिट। सही बात है जी, ऐसे ही है। तो आप कह देते हो डेबिट नेट एसेट्स बाय 200। अब उससे क्या मुराद होती है, उससे बुनियादी तौर पे मुराद ये होती है कि यार नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तमाम रिकॉर्ड हमने कर लिए अपने पास। अच्छा, फिर बच्चे एक और भी परेशानी का शिकार होते हैं, ये तो पहली परेशानी है, ठीक है ना। तो ये परेशानी नंबर 1 हमने एड्रेस कर दी आपकी कि यार ये नेट एसेट्स डेबिट करने से क्या मुराद है। बेसिकली तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज डेबिट और क्रेडिट हो रहे होते हैं। रियल वर्ल्ड में तो ऐसे ही होता है। रियल कोई लाइफ होगी आपकी तो आप ऐसे ही अपने पास एक सब्सिडी लाओगे। फर्ज करो आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो और वहां पे आपने कोई सब्सिडी खरीदी है तो आप ऐसे ही लाओगे। आप नेट एसेट के नाम से कुछ डेबिट नहीं करोगे, आप तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज एक्चुअली डेबिट करोगे और फिर साथ गुडविल डेबिट करोगे, बैंक और एनसीआई के जर्नल पास करोगे, राइट। ये तो पहली परेशानी, बच्चों को आम परेशानी है। एक दूसरी परेशानी भी होती है बच्चों को। बच्चे कहते हैं यार ये नेट एसेट्स क्या बला है, ये क्या ये इक्विटी ही है। जवाब है इक्विटी को एज एन अप्रोक्सीमेट ऑफ नेट एसेट्स जरूर लिया जा सकता है। आप कह सकते हो हाँ ये इक्विटी ही है। इक्विटी को एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ नेट एसेट्स लिया जा सकता है। व्हाई, बिकॉज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट, इक्विटी। क्या ख्याल है, ठीक। तो आई होप ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स आपको समझ आ गए कि यार जब कोई सब्सिडरी एक्वायर करते हैं तो ये जो नेट एसेट्स के नाम से चीज डेबिट हो रही है ये क्या बला है। ये एक्चुअली ऑल एसेट्स ऑफ दैट एंटिटी माइनस लाइबिलिटीज ऑफ दैट एंटिटी टेकन एट देयर फेयर वैल्यू है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जर्नल क्या होगा, सबसे पहला जर्नल होगा बैक ऑन पेज 6। सबसे पहला जर्नल होगा नेट एसेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट, बैंक क्रेडिट, एनसीआई क्रेडिट। आइए इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। अगर आप बुलेट नंबर 1 पढ़ो, बुलेट नंबर 1 इन योर क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि बुलेट नंबर 1 में उसने बताया है कि एक्विजिशन डेट पर उसकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज इक्वल टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। कोई फर्क नहीं था दोनों के दरमियान, ऐसा ही है। अब अगर मैं बनाना चाहूं कि यार व्हाट वाज द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट दैट डेट, तो देखिए मैं क्या करता हूं। मैं कहता हूं यार उस दिन उसने मुझे बताया रिटेन्ड अर्निंग वाज 4400, 1400 रादर, रिटेन्ड अर्निंग वाज 1400। देख रहे हैं, और साथ ही साथ ऊपर उसकी बैलेंस शीट दी हुई है जिसके अंदर शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 2200 का। ऊपर एमएल का शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 2200 का, एम आई राइट। और साथ ही एमएल का शेयर प्रीमियम लिखा हुआ है 900 का। तो जिस दिन हमने उसको एक्वायर किया होगा उस दिन उसकी इक्विटी की बुक वैल्यू, बुक वैल्यू की बात हो रही है, बुक वैल्यू इक्विटी की ये होगी, इसका सम होगा। हाँ या ना, पहली बात, पहला स्टेप देखो ना, जैन ब्रेन तो स्टेप्स में चलता है ना, ठीक है।
अच्छा, अगर बुक वैल्यू ये है तो क्या ये कहा जा सकता है कि चूंकि इक्विटी की बुक वैल्यू ये है तो नेट एसेट्स की बुक वैल्यू भी यही होगी? जाहिर है हम तो बनाते ही नेट एसेट्स की बुक वैल्यू हमेशा इक्विटी से है। क्या ख्याल? अच्छा, अगर नेट एसेट्स की बुक वैल्यू भी यही है, गौर से मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, अगर ये इक्विटी की बुक वैल्यू है और यही नेट एसेट्स की बुक वैल्यू भी है, बिकॉज बुक वैल्यू तो दोनों की सेम होती है, तो ये सवाल कहता है कि जी उसकी फेयर वैल्यू तो बराबर है बुक वैल्यू के। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में तो फर्क ही नहीं है। इसका मतलब नेट एसेट्स एट एक्विजिशन जो थे उसके, वो 4500 थे। अगर मैं गुडविल की वर्किंग बनाऊं तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 4500 लिखा जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? करेक्ट? फिर उसके बाद मजीद क्या होगा वो भी जरा देखते हैं। बैंक क्रेडिट किया जाएगा 4400 से, बैंक क्रेडिट किया जाएगा 4400 से, क्योंकि हमने ये पैसे दिए हैं। अच्छा, एनसीआई को मेजर किया जाता है, क्वेश्चन कहता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। इसका मतलब एनसीआई जो है वो 4500 का 20% होगी, जो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है उसका 20% होगी। हाँ या ना? 4500 का 20% होगी, जो नेट एसेट्स की वैल्यू है उसका 20%, तो ये बनता है कितना? 900। और गुडविल जो है वो बैलेंसिंग आ जाएगी, गुडविल जो है वो बैलेंसिंग आ जाएगी 800 की। गुडविल जो है वो बैलेंसिंग आ जाएगी कितने की? 800 की। मेरा छोटा सा मशवरा है आपको, छोटा सा मशवरा है। एडजस्टमेंट नंबर 1 आप सबके सामने लिखी हुई है। आप लोग जरा जो गुडविल की नॉर्मल वर्किंग बनाते हो, वर्किंग 1 गुडविल के नाम से, जरा उसके थ्रू गुडविल कैलकुलेट करो, यही 800 ही निकलती है। 1 मिनट पॉज कीजिए और उसके थ्रू जरा गुडविल कैलकुलेट कीजिए, यही 800 बनती है। आई होप आप सबने कैलकुलेट किया है और यही 800 बनती है। इससे हमें एक बड़ी बड़ी खूबसूरत बात समझ आती है। एक 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 कॉन्सेप्ट है जो पहली बार हमने देखा है अभी, और यही उसका वक्त होता है उस कॉन्सेप्ट को बताने का स्टूडेंट्स को। क्या? कि जो आप गुडविल की वर्किंग बनाते हैं, एक्चुअली वो एक डबल एंट्री है। जो गुडविल की वर्किंग है वो एक्चुअली क्या है? वो एक जर्नल है। और वो कौन सा जर्नल है? वो जर्नल है टू इनिशियली रिकॉर्ड अ सब्सिडरी। राइट? और वो जर्नल क्या होता है? वो जर्नल होता है सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज इंडिविजुअली लाइन बाय लाइन अपने पास डेबिट करो। लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी, एसेट्स डेबिट होंगे, लाइन बाय लाइन। गुडविल बैलेंसिंग बनेगी, डेबिट करो। बैंक में पैसे दिए होंगे कोई ना कोई, क्रेडिट करो। एनसीआई जो भी बनता है क्रेडिट करो। बात समझ आई? इससे एक और अच्छी बात समझ आती है, वो क्या? कि यार हम जो हमेशा नेट एसेट्स की वैल्यू गुडविल की वर्किंग में सब्सिडरी की इक्विटी के जरिए बनाते थे, सब्सिडरी की इक्विटी के जरिए बनाते थे ना, कैपिटल एट एक्विजिशन, रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन, उसके जरिए बनाते थे ना हम हमेशा। गुडविल की वर्किंग में सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू हम हमेशा कैसे बनाते थे? सब्सिडरी की इक्विटी के जरिए। वो बेसिकली एक अप्रोक्सीमेशन थी। वहां पर मकसद फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी बनाना नहीं था। हम हमेशा उसका सब टोटल भी लिखा करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। वहां पे मकसद फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी बनाना नहीं था,
बल्कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जिसको बोलते हैं नेट एसेट्स, वो बनाना था। और उसके लिए हमने इक्विटी की वैल्यू को एज एन अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल किया। अब जुड़ा है जरा सारा कॉन्सेप्ट जिक्सॉ पजल की तरह जहन में आके। आई होप अब आपके जहन में बिल्कुल ये कंप्लीट है चीज। एक और बात भी सुन लीजिएगा प्लीज, साथ ही सुन लीजिएगा। आई होप आपने इसको बड़ी अच्छी तरीके से डिसाइफर कर लिया। वो ये कि 1 जुलाई 2014 को, ठीक है, हमने अपनी सब्सिडी तो रिकॉर्ड कर ली, बट 1 जुलाई 2014 को एक और एंट्री हुई होगी जिसको हमने रिवर्स करना है। इसको मैं क्या बोलने लगा हूं? इसको मैं बोलने लगा हूं रिवर्सल ऑफ जर्नल रिकॉर्डेड इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बाय द वे ये भी गुडविल की वर्किंग के अंदर ही होता है। बताता हूं कैसे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है 1 जुलाई 2014 को एंट्री हुई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, क्योंकि वहां पे तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिखाई जाती है 4400 से, बैंक क्रेडिट 4400 से। भाई ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, बट फॉर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी मस्ट रिवर्स इट, we must reverse it. And how will we reverse it? We'll simply do the mirror of this, bank to investment, bank to investment, ठीक है ना जी, which is 4400, correct? अब आप ये सोच रहे होगे अपने जहनों में, अगेन ये वक्त आ गया आपके जहनों को वसी करने का। आप अपने जहनों में ये बैठे सोच रहे होगे कि यार ये जर्नल तो हमने कभी नहीं किया, इस किस्म का बैंक टू इन्वेस्टमेंट का रिवर्सल। एक्चुअली आप ये जर्नल करते हो, बताता हूं कैसे। जब आप गुडविल बना रहे होते हो और वहां पे इन्वेस्टमेंट लिखते हो, तो जो इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में लाइन में वैल्यू पड़ी होती है वो उठा के लिख देते हो ना गुडविल में, ऐसा है या नहीं? जब गुडविल बनाते हो, इन्वेस्टमेंट लिखते हो, तो जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में पड़ी होती है पेरेंट की, वो उठाते हो, वहां से निकालते हो और गुडविल में लिख देते हो। तो आप बेसिकली क्या करते हो? आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हो। आप इन्वेस्टमेंट को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। थोड़ा सा जहन को कुशादा कर लीजिएगा 100%, और ये चीज जो स्क्रीन पे मैं करने जा रहा हूं ये देखिएगा। अगर मैं इस ऊपर वाली वर्किंग में, यहां पर ऊपर वाले जर्नल में बैंक को क्रेडिट करने के बजाय इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दूं, क्या कह रहा हूं? बैंक को क्रेडिट करने के बजाय किसको क्रेडिट कर दूं? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दूं बाय 4400, तो फिर मुझे ये दो जर्नल करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑटोमेटिकली दोनों जर्नल हो जाएंगे एक ही जर्नल के अंदर। ऐसा है या नहीं? कैसे भला? बैंक तो यहां 4400 क्रेडिट हो रहा है, यहां 4400 डेबिट हो रहा है, बैंक का इंपैक्ट तो वैसे ही कैंसिल हो गया भाई। क्या ख्याल है? बैंक का इंपैक्ट तो खत्म हो गया, रह गया सिर्फ 4400 का इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट। तो अगर मैं यहां बैंक की जगह इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देता इस ऊपर वाले जर्नल में, तो ये एक जर्नल ही काफी था। इन दोनों जर्नल्स के बजाय ये एक डबल एंट्री कर देता, एंड दैट वाज इट। और हम जब सवाल आज तक करते आए, हम यही करते थे। हम बैंक में तो कोई कैश एंड बैंक में तो कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करते थे। कभी कैश एंड बैंक को छेड़ा हमने बैलेंस शीट में? नहीं।
हम तो हमेशा छेड़ते थे इन्वेस्टमेंट के बैलेंस को, वहां से उठाते थे, नंबर उठा के गुडविल में लिख देते थे। ये बड़ी मजे की बातें हैं, इस पे गौर व फिक्र तलब है। 1 मिनट पॉज कीजिए और जरा इस पे गौर कीजिए प्लीज सब लोग। आई होप आप सबने जरा इस पे सोचा है, बड़े मजेदार चीजें हैं ये सारी। तो ये तो हो गया जी, इसको एक्वायर करने की एंट्रियां क्या हुई होंगी, ये एंट्रियां हुई होंगी जी इसको एक्वायर करने की, जो मैंने नीचे दो लिखी हैं। ठीक है, एक ये और दूसरी ये। ठीक, और इसके साथ दोनों के साथ मैंने 1 1 लिख दिया। फिर इसको आपने रखा है। बुलेट नंबर 2 क्या कहता है? बुलेट नंबर 2 कहता है कि 2 साल तक आपने इसको रखा और 2 साल तक आप 80% आपने इन्वेस्टमेंट इसमें रखी, अगले 2 साल तक। ठीक है, अब अगर अगले 2 साल तक आपने इसको रखा है, ठीक है ना, तो 2 साल तक जो इसने मुनाफा कमाया होगा उसका शेयर आपको और आपकी एनसीआई को मिला होगा, हाँ या ना? करेक्ट। तो मैं जरा पहुंच जाता हूं, ये मेरा जर्नल है 2014 से 2016 तक का, ऐसे ही है ना, 2 साल ये बनेंगे ना, 2014 से 2016। इन 2 सालों के दौरान इसने कितना मुनाफा कमाया, अगर हम गौर से देखें तो यह हमें पता चल जाता है। कैसे बना? अगर आप बुलेट नंबर 2 को देखेंगे, अगेन ये गौर तलब बात है, अगर आप बुलेट नंबर 2 को देखेंगे तो वहां लिखा है कि इसने, इस कंपनी ने, एमएल ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 700 मिलियन का मुनाफा कमाया। देख लीजिए बुलेट नंबर 2 को गौर से, ऐसे ही। इसका मतलब यह है कि इसकी जो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग है उसमें से 700 निकाल दिया जाए तो 2016 के एंड पे इसकी रिटेन्ड अर्निंग क्या बनती थी? 2500। इसकी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 3200। 3200 में से 700 निकाल दो तो 2016 के एंड पे इसकी रिटेन्ड अर्निंग बनती थी 2500। और इस 2500 में से अगर एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग निकाल दी जाए जो कि है 1400, लिखा हुआ है सवाल में, लिखा हुआ है बुलेट नंबर 1 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग निकाल दी जाए 1400 तो बनता है 1100। ये है वो 1100 जो मुनाफा, जो प्रॉफिट, जो रिटेन्ड अर्निंग इसने कमाया है ड्यूरिंग 2 इयर्स। सच है झूठ है? और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जी, ये बड़ी आसान सी बात है, सवाल में सीधा सीधा लिखा हुआ है। बस हमने ये ढूंढना था कि यार इसने इन 2 सालों में कितना रिटेन्ड अर्निंग कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। इन 2 सालों में 2014 से 16 तक इसने 1100 का मुनाफा कमाया। करेक्ट। पता है इस मुनाफे की एंट्री क्या होगी? सुनिएगा जरा, गौर से सुनिएगा। फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए आपकी एक कंपनी है और ईयर 1 के एंड पर उसकी ये बैलेंस शीट है, उसके एसेट्स हैं 100 के, उसकी लाइबिलिटीज हैं 30 की, तो नेट एसेट्स हो गए 70 के। दूसरी साइड पे उसकी इक्विटी है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट तो बैलेंस होती है ना, 70 की। करेक्ट। ऐसा ही होता ना यार, चाहे लाइबिलिटी को यहां माइनस दिखा दूं या इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे प्लस करके दिखा दूं, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, है तो वही बात। एसेट लेस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ये तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो आपने बिल्कुल बचपन में पढ़ी थी। अच्छा, ईयर 2 के दौरान उसने, फर्ज कर लीजिए 50 का प्रॉफिट कमाया,
50 का प्रॉफिट कमाया, तो ईयर 2 के एंड पर उसकी इक्विटी क्या होगी? 120 की। ईयर 1 उसकी इक्विटी 70 की थी, तो 50 का प्रॉफिट कमाकर उसकी इक्विटी क्या हो जाएगी? 120 की। दूसरी जानिब उसके जो नेट एसिड्स हैं, यानी कि एसिड्स लेस लाइबिलिटीज हैं, नेट एसिड्स हैं, एसिड्स लेस लाइबिलिटीज हैं, वो कितने के होंगे? जाहिर है 120 के। इसका मतलब है भाई कि अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सिर्फ उसकी इक्विटी नहीं बढ़ती, उसके नेट एसिड्स, एसिड्स लेस लाइबिलिटीज भी बढ़ते हैं। जाहिर है जो लोग ज्यादा सैलरी लेते हैं उनके पास ज्यादा मालो दौलत होती है। सैलरी क्या है? इनकम है। नेट मालो दौलत क्या है? नेट एसिड्स है। जाहिर है ये तो एक सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन है, बुनियादी अकाउंटिंग है। इसका मतलब है प्रॉफिट की अगर बैलेंस शीट पे देखी जाए एंट्री, तो वो होती है नेट एसिड्स डेबिट, किसी ना किसी एसेट या लाइबिलिटी में इंक्रीज आया होगा, एंड इक्विटी क्रेडिट। एक्चुअली प्रॉफिट कमाने की ये जेनेरिक एंट्री होती है। अगर जनरल एक जेनेरिक किस्म की एंट्री बताई जाए ना, तो ये प्रॉफिट की एंट्री होती है, नेट एसेट्स टू इक्विटी। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं ना? करेक्ट। तो इस भाई ने जो 1100 का मुनाफा कमाया है 2 सालों के दौरान, उसका जर्नल क्या होगा? विद दिस स्क्रीन इन योर माइंड जरा गौर से देखिएगा और इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे इस जर्नल को भी। ये जर्नल होगा जी। नेट एसेट्स डेबिट बाय 1100, सब्सिडरी के नेट एसेट्स बढ़ गए होंगे। रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट बाय 80%, 80% लिया ना हमने, एंड एनसीआई क्रेडिट बाय 20%। इस जमाने के दौरान ये हमारी क्या थी? ये हमारी क्या थी? 80% सब्सिडरी। तो रिटेन्ड अर्निंग में 880 आना चाहिए और एनसीआई में 220 जाना चाहिए। सही कहा मैंने? ऐसा ही है। तो 2014 से 16 तक जो हमने इस एंटिटी से मुनाफा कमाया, उसके जर्नल्स ये बनते हैं। आई होप उसकी जर्नल एंट्री, डबल एंट्री ये बनती है। आई होप ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आसान सी चीज है कि एक साइड पे उसके रिसोर्सेज बढ़ गए, एसेट लाइबिलिटीज, दूसरी साइड पे रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट हो गई और एनसीआई क्रेडिट हो गई 80-20 रूल पे। ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने आपको पहले वर्किंग 4 के बाद वर्किंग 5 बनवाई थी। मेरा ख्याल है हम वर्किंग 4 के अंदर ही कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ठीक है ना? आपके पास तो आई होप आपके पास कॉपी है, तो जितने मर्जी सफ़े आप लगाएं। ठीक। वर्किंग 4 के अंदर ही इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब 2016 के एंड पर एक और काम भी हुआ है जो आपके जर्नल में लिखा हुआ है। जर्नल नंबर 1 में वो कहता है 20% ऑफ द गुडविल वॉज इंपेयर्ड टिल 30th जून 2016। ऐसा है या नहीं? यानी कि 30th जून 2016 को एक और काम भी हुआ है। क्या? गुडविल इंपेयर हो गई है, 20% इंपेयर हो गई है। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि यार उसने ऐसे धड़ल्ले से खुद ही, धड़ल्ले से मुराद के फौरन से खुद ही बता दी कि गुडविल इतनी इंपेयर हो गई है, तो ये तो प्रो रेटा या प्रोपोर्शनेट मेथड वाली गुडविल थी, जिसको हम पार्शियल गुडविल मेथड भी कहते हैं। तो क्या इसमें वो नोशनल एडजस्टमेंट या वो वाली चीजें करने की जरूरत है? बच्चे ये सवाल पूछते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ आए। इसका जवाब बड़ा सादा है। इसका जवाब है नो। इस केस में आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सीजीयू की वैल्यू देता, सीजीयू की कैरिंग अमाउंट देता, रिकवरेबल अमाउंट देता, देन यस। अगर वो आपसे कह रहा है कि यार 20% ऑफ द गुडविल, X% ऑफ गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड, इसका मतलब है ये सारी कैलकुलेशंस
निकालने के या अप्लाई करने के बाद ये परसेंटेज निकली है, 20% ऑफ द गुडविल इज इंपेयर्ड। ठीक है, तो गुडविल हमने बनाई थी 800। 800 का 20% क्या बनता है? 160। जर्नल क्या होगा? गुडविल क्रेडिट बाय 160, गुडविल क्रेडिट बाय 160, डेबिट व्हाट? क्या इसका शेयर एनसीआई को दिया जाएगा? जवाब है नो। जवाब है नो। वाई नो? बिकॉज दिस इज पार्शियल गुडविल मेथड। क्या ख्याल है? ये सारा का सारा कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? रिटेन्ड अर्निंग में, पेरेंट के पास। कोई एनसीआई को इसका शेयर नहीं जाना चाहिए। सारे का सारा जाना चाहिए कहां? रिटेन्ड अर्निंग में, पेरेंट के पास। ठीक। लें जी, 2016 के एंड पे एक और चीज जो हमें एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 में लिखी थी वो भी हमने कवर कर ली। ठीक। उसके बाद 2016 में ही 1 जुलाई 2016 पे एक और बात एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 के अंदर लिखी है। जरा गौर से सब लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 पढ़ें और सोचें कि ये क्या बात लिखी है। 1 जुलाई 2016 को ऐसा क्या और क्या हो रहा है? अब आप देख रहे हो मैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा हूं। 2014 में क्या हुआ, फिर 2014 से 16 के दरमियान क्या हुआ, इस तरह मैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा हूं। तो कहता है 30 जून के बाद 1 जुलाई 2016 को एक काम हुआ है। जरा सब 1 मिनट पॉज कीजिए और पढ़िए क्या काम हुआ। सो जो डिस्पोजल हो रहा है 80 से 60% का, क्या जर्नल डिस्कस किया था हमने? बैंक डेबिट, एनसीआई क्रेडिट, और बैलेंसिंग चला जाएगा, डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। करेक्ट? बैंक कितने से डेबिट सवाल में लिखा हुआ है। उसने कहा हमने 1188 मिलियन की सेल की, तो 1188 बैंक इतने से डेबिट। एनसीआई कितने से क्रेडिट? इसका रूल सुन लीजिएगा, बड़ा आसान रूल है। एनसीआई कितने से क्रेडिट? इसका रूल सुन लीजिएगा, बड़ा ही आसान रूल है। रूल है, सबसे पहले देखो एनसीआई किस मेथड पर निकाला जाता है? क्या प्रोपोर्शनेट मेथड पर है या फेयर वैल्यू मेथड पर है? सबसे पहले यह देखो प्रोपोर्शनेट पर है या फेयर वैल्यू पर। अगर तो प्रोपोर्शनेट पर है तो नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल मल्टीप्लाइड बाय एनसीआई परसेंटेज चेंज, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू बन जाएगी एनसीआई कितने से बढ़ाना। और अगर फेयर वैल्यू पे है तो सुन लीजिएगा, नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, क्या अर्ज कर रहा हूं, इंक्लूडिंग गुडविल इनटू एनसीआई परसेंटेज चेंज। दोनों बना लेते हैं, दोनों बना के देख लेते हैं। और हमें तो पता ही है कि कौन सा मेथड है इसमें, एनसीआई किस मेथड पे है, कोई मसला नहीं है, दोनों बना के देख लेते हैं। मेरी सब्सिडरी के नेट एसेट्स की वैल्यू आज के दिन क्या है? और याद रखिए ये नेट एसेट्स की वैल्यू से मुराद है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट एसेट्स की वैल्यू, उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वैल्यू, वो हमने बनाई हुई ऑलरेडी। अच्छा, कैसे बनाई हुई है, कहां बनाई हुई है? यहां बनाई हुई है जी। नेट एसेट शुरू में जब हमने लिए थे तो वो 4500 के थे, बाद में उसमें 1100 का इजाफा हुआ तो क्या बने, 5600 के ना बने, 5600 के बने ना, है ना आसान बात। सो 5600 के नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल के बगैर, इनटू percentage NCI change. How much has NCI changed? NCI has changed by 20%. It has grown from 20% to 40%. क्या ख्याल है ना? अच्छा, अगर फेयर वैल्यू हो तो नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल होता है। नेट एसेट्स 5600 के, गुडविल कितने की है? 640 की है। क्या ख्याल है? 640 की नहीं है गुडविल? 800 की ली थी, बाद में 160 की उड़ गई, खुद आप लोगों ने बनाई मेरे साथ। क्या ख्याल है? 800 की ली थी, शुरू में 800 थी ये, बाद में 160 उड़ गई, कहां उड़ी? ये उड़ी, तो रह गई 640 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज विच इज 20%। ये हो गया नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज। तो हमें मालूम है कि हमारे सवाल में प्रोपोर्शनेट मेथड है। बहरहाल फेयर वैल्यू मेथड भी होता तो इट वुड नॉट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर अस। आई होप आपको ये रूल समझ आ गया, जो मैंने ये रूल बयान किया है यहां पर। दिस इज समथिंग दैट इफ यू वांट टू क्रैम यू मे क्रैम एक्चुअली। ठीक है, समटाइम्स इट्स बेटर टू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स इन योर ब्रेन। सो ये बनेगा 1120। एनसीआई में कितना इंक्रीज आएगा? कितना इंक्रीज आएगा? 1120, है ना? डबल 1120। यहां पर अगर बैलेंसिंग देखें, रिटेन्ड अर्निंग में जो बैलेंसिंग जाता है वो जाता है कितना? 68। ठीक है जी। यहां पर एक कीमती बात सुन लीजिएगा आप सब। सवाल के अंदर एक ब्लफ है, छोटा सा। ब्लफ क्या है? अगर आप ये वाला बुलेट देखोगे 1 जुलाई 2016 वाला, तो एमएल की शेयर प्राइस उस दिन दी हुई है। ठीक है, आप यहां से एक गलत कैलकुलेशन भी कर सकते हो। वो क्या? वो ये कि आप ये सोचो कि यार मैं एनसीआई 20% एनसीआई की फेयर वैल्यू क्या बनती है एज पर दिस शेयर प्राइस, वो बना लो। दिस वुड बी टोटली इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज एनसीआई की मेजरमेंट, पहली तो बात यह है कि इस सवाल में है ही प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, फेयर वैल्यू पे तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर फेयर वैल्यू पे हो भी तब भी ये लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एनसीआई नहीं है। इनिशियली एनसीआई मेजर हो चुका है एक दफा। ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनेट के, ये इनिशियल मेजरमेंट के लिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। तो मैं 1 जुलाई 2016 तक, टाइमलाइन में मैं 1 जुलाई 2016 तक पहुंचा हूं अभी। ठीक है ना जी? याद रखिए 1 जुलाई 2016 को ही एक और काम भी होगा। अच्छा, वो और काम क्या है सोच रहे होंगे आप? वो काम ये है कि अगेन, जैसे पहले जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, याद रखना इन्वेस्टमेंट जब भी खरीदो बेचो ना, तो उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल को तो याद रखो ही रखो। ये एक रट्टा ही लगा लो आप लोग सब बेशक।
क्या कह रहा हूं मैं? कि जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदो बेचो सब्सिडरी में, चाहे थोड़ी बेचो चाहे ज्यादा बेचो, चाहे थोड़ी खरीदो चाहे ज्यादा खरीदो, जैसे मर्जी करो, तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को तो याद रखो, जरूर याद रखो कि उसमें क्या करना है, बट साथ सेपरेट फाइनेंशियल्स को भी याद रखो। ये सिर्फ कब कह रहा हूं? तब जब इन्वेस्टमेंट खरीदो बेचो। भला क्यों? वो इसलिए कि जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनके अंदर यहां पर भी एक गलत एंट्री हुई होगी, जो कि सेपरेट फाइनेंशियल्स के लिए तो ठीक है बट कंसोलिडेटेड के लिए ठीक नहीं है। सेपरेट फाइनेंशियल्स में जब ये इन्वेस्टमेंट बेची है हमने, तो उसने लिखा हुआ है, क्या एंट्री हुई है सवाल में लिखा हुआ है, उसने लिखा है ऑन बोथ डिस्पोजल्स एसएल क्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट इन एमएल विद रिलेटेड कॉस्ट। विद रिलेटेड कॉस्ट, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है वो एंट्री कर रहा है बैंक डेबिट 1188 इन्वेस्टमेंट क्रेडिट विद रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा, विद रिलेटेड कॉस्ट से मुराद कि यार हमने जब ली थी तो इसकी वैल्यू थी 4400 और ये रिप्रेजेंट करती थी 80%। अब जब इसमें से 20% बेच दिया है तो तकरीबन इतनी कम हो जानी चाहिए, इसको बोलते हैं रिलेटेड कॉस्ट। बात समझ आई? 4400 का एक चौथाई बेच दिया, वो कम कर दो 1100, इन्वेस्टमेंट 1100 से क्रेडिट कर दी होगी, और बाकी जो बचता है वो उसने पीएनएल में एज अ गेन, पीएनएल कह लो या रिटेन्ड अर्निंग कह लो, क्योंकि अभी तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, में एज अ गेन रिकॉर्ड कर दिया होगा 88। पहले तो 1 मिनट पॉज कीजिए और इस पे सोचिए कि यार ये बात आपको समझ आई कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदी बेची जाती है एक एंट्री हुई होती है, और वो गलत होती है हमेशा एंट्री। उस एंट्री को हमें रिवर्स करना होता है, हम करेंगे इसको रिवर्स, देखिएगा आप। उस एंट्री को हमें रिवर्स करना होता है, राइट? वो एंट्री क्या है और कैसे हुई है, क्यों हुई है, इस पे जरा गौर व फिक्र करें। आई होप आप सबने इसको देखा है, एंड आई होप यू रियलाइज कि यार दिस इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री जो होनी चाहिए थी। अब हमने क्या करना है कंसोलिडेशन में, हमने इसको रिवर्स कर देना। कैसे? ऐसे जो उसने किया था उसको एंटायरली रिवर्स कर दिया, सिंपल एज दैट, राइट? तो लीजिए जी, 1 जुलाई 2016 को क्या हुआ वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। एंड आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद ये 7th के बाद 8th पेज है, और हम उसी वर्किंग में कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने वर्किंग 4 वर्किंग 5 अलग अलग नहीं बनाई, एक ही वर्किंग में सारी चेंज इन होल्डिंग में आपको करा देता हूं, रादर देन मेकिंग 2 वर्किंग्स। एक ही कंटिन्यूएशन में मैं सारी करा देता हूं। एग्जाम में आप बेशक 2 बना लें, जर्नल्स ही कर रहे हैं हम, और तो कुछ भी नहीं लिख रहे, राइट? फिर पेज नंबर 8 पे आ गया मैं। अब मैं क्या करने लगा, मैं 2017 पे आ गया हूं। 1 जुलाई 2016 को कर लिया जो कुछ हुआ, अब आगे आगे 2016 से 17 के दरमियान प्रॉफिट आया, मुनाफा आया, बिल्कुल आया। कितने का आया? 700 का आया। तो उसकी एंट्री क्या होगी? नेट एसेट डेबिट 700 से, ऐसा ही है। रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट अब 60% से, क्या ख्याल है? और एनसीआई क्रेडिट अब 40% से, क्या ख्याल है? बदल गई है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो?
बिल्कुल बदल गई है। तो 60% बनता है 420 और 40% बनता है 280। जो 2016 से 17 के दरमियान मुनाफा आया वो हमने अकोमोडेट कर लिया। उसके बाद एंड ऑफ 2017 क्या हो रहा है, 30 जून 2017 पर क्या हो रहा है? हम इस सब्सिडी को बेच रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, ऐसा ही है। याद रखिए डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी का जर्नल क्या होता है? डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी का जर्नल होता है इनवर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी का जर्नल। इसीलिए मैंने इतना फोकस आपको करवाया एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी के जर्नल पे कि जी तमाम नेट एसेट्स अपने पास रिकॉर्ड करो, यही था ना एक्विजिशन का जर्नल। गुडविल रिकॉर्ड करो, पैसे उसको दिए बैंक क्रेडिट करो, एनसीआई क्रेडिट करो। ये तमाम चीजें जो आपने अपने पास रिकॉर्ड की थी ये अब डी रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, ये अब बैलेंस शीट से निकल जाएंगी, ये अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकल जाएंगी। क्यों? हमने सब्सिडरी बेच दी। इसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी का जर्नल। कैसे? जरा जर्नल देखिएगा, गौर से देखिएगा जर्नल प्लीज। आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास बैंक, आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास कोई लेफ्ट ओवर इन्वेस्टमेंट, अगर पीछे कुछ रह जाए तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू। रेम से मुराद रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप अपने पास से तमाम नेट एसेट्स निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पहले डेबिट किए थे अब क्रेडिट कर देंगे। आप अपने पास से गुडविल निकाल देंगे, पहले डेबिट की थी ना गुडविल, अब क्रेडिट कर देंगे। आप अपने पास से एनसीआई भी निकाल देंगे। अच्छा एनसीआई कैसे निकलती है? चूंकि एनसीआई एक क्रेडिट बैलेंस है तो वो निकलेगी कैसे? डेबिट होके। क्या ख्याल है? और अगर कोई गेन या लॉस आएगा तो आप उसे पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेंगे। डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी पे गेन लॉस आ सकता है ना जी, जैसे किसी भी एसेट को बेचने पे गेन लॉस आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। अब इस जर्नल को सबसे पहले तो समझें, फिर 1 मिनट जरा सोचें क्या इस जर्नल में जितने भी नंबर हमने भरने हैं वो हमारे पास रेडिली अवेलेबल है या नहीं। सोचिए जरा। आई होप आप सबने इस पे सोचा है। और मजे की बात है ये सब रेडिली अवेलेबल है। कैसे? बैंक में कितने पैसे आए हैं वो उसने लिखा हुआ है, 2926 मिलियन लिखा हुआ है सवाल में सामने, 2926 मिलियन। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू क्या बनती है उसके लिए उसने डेटा खुद दिया हुआ है। कहता है 30 जून 2017 पे एमएल की शेयर प्राइस थी 36 रुपए। देखें बुलेट नंबर 2 के सब बुलेट 2 में देखें, कहता है 30 जून 2017 पर एमएल की शेयर प्राइस थी 36 रुपए। अगर 36 रुपए का एक शेयर हो और पीछे हमारे पास बच जाएं 25% शेयर्स, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं एमएल के वो 220 मिलियन है। चेक कर लें 220 मिलियन कैसे बनाया मैंने। फ्रॉम दी बैलेंस शीट, फ्रॉम दी बैलेंस शीट सामने नजर आ रहा है 220 मिलियन। 2200 मिलियन का शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है तो 220 मिलियन शेयर हुए ना। तो ये बनता है 1980 रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एट फेयर वैल्यू आ जाएगी। और ये कोई आम इन्वेस्टमेंट नहीं है बाय द वे, एक और बात भी लिख लेते हैं, कोई आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। क्या ख्याल है? 25% एसोसिएट होता है ना? बिल्कुल ठीक है। फिर
नेट एसेट्स क्रेडिट हो रहे हैं। अच्छा, नेट एसेट्स जो क्रेडिट हो रहे हैं भाई, वो हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है, बने पड़े हैं हमारे पास, रेडिली अवेलेबल है। कैसे बना? डे वन पर उन नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या थी? 4500, है ना? फिर वो कितने से ग्रो किए? एक दफा 1100 से, और यहां तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक दफा 700 से, बस दैट्स इट। यानी कि 5600 के नेट एसेट्स हैं, 6300 के, यानी कि 6300 के, 5600 माइन प्लस 700, 6300 के नेट एसेट्स। और गुडविल 640 की है, 800 में से 160 उड़ गई थी तो 640, रेडिली अवेलेबल, किसी वर्किंग के बगैर। अच्छा, एनसीआई कितनी की है ये भी चेक कर लेते हैं। एनसीआई शुरू में जब हमने रिकॉर्ड की थी, शुरू में यहां पर, तो 900 की थी। शुरू में जब रिकॉर्ड की थी तो 900 की थी। फिर इसमें 220 क्रेडिट हुआ, 900 जमा 220, 1120। फिर एनसीआई में 1120 और क्रेडिट हुआ तो 2240 हो गया, राइट? 1120 जमा 1120, 2240, राइट? फिर एनसीआई में 280 और क्रेडिट हुआ तो ये हो गया 2520। क्या ख्याल है ना? एनसीआई डेबिट एट 2520। और यहां से हमें पता चल जाएगा यार इस एंट्री का बैलेंसिंग क्या बनता है। मैंने आपको बताया जो भी बैलेंसिंग बनता है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होता है एज अ गेन और लॉस। यहां पर ये गेन आ रहा है पीएनएल में 486 का, ऐसा ही है। इट इज अ गेन इन पीएनएल वर्थ 486। ये है आपके डिस्पोजल का जर्नल, आसान सा जर्नल। 1 मिनट इस पे सोचिए और जरा मेरी वो बात भी याद कीजिए कि जब भी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे या बेच रहे हो तो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का नहीं सोचना, बल्कि साथ ये भी सोचना है कि यार वो सेपरेट फाइनेंशियल में तो नहीं हमने कुछ किया हुआ, उसको रिवर्स करने की जरूरत तो नहीं है। उस पे भी जरा 1 मिनट सोचिए। 1 मिनट का पॉज कीजिए और इन दोनों चीजों पे सोचिए प्लीज। चलिए, आई होप आपने इस बात पे सोचा है। अच्छा, यहां पे ना स्टूडेंट्स का एक बड़ा अच्छा सवाल होता है। सवाल क्या होता है? गौर से सुनिएगा, हो सकता है आपके जहन में भी ये सवाल हो। सवाल ये होता है कि यार आपने हमें पढ़ाया कि जब एनसीआई इंक्रीज या डिक्रीज हो, दोनों सिनेरियो करा दिए ना मैंने आपको, तो जो भी गेन या लॉस आता है वो कहां जाता है? डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में, डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में। और जब सब्सिडरी डिस्पोज हो, सब्सिडरी डिस्पोज हो रही है, तो जो गेन या लॉस होता है वो पीएनएल में जाता है, राइट? ये दोनों में फर्क क्यों? अब एक तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं कि यार स्टैंडर्ड में ऐसा ही लिखा है भाई, डाके खोलने IFRS 10 ऐसा ही लिखा है, बट ऑब्वियसली वो कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। लॉजिकल रीजन होना चाहिए, और लॉजिकल रीजन बड़ा बुनियादी है। मैंने पढ़ाया था आपको, खोल के देखिए एनसीआई इंक्रीज या डिक्रीज वाला लेक्चर। मैंने कहा था कि एनसीआई इंक्रीज या डिक्रीज तब जब होता है तो एसेट्स या लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आ रही होती। 80% सब्सिडरी के भी पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखे जाते हैं, 60% सब्सिडरी के भी पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखे जाते हैं आपके पास, हाँ या ना? बताया था मैंने आपको। फिर चेंज किस में आता है? सिर्फ शेयर होल्डिंग में। लिहाजा ये कोई रियल ट्रांजैक्शन ना हुई, इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ पावर बिटवीन शेयर होल्डर्स। वेरएज जब सब्सिडरी डिस्पोज होती है तो इट इज नॉट जस्ट अ चेंज ऑफ पावर, नो, इट इज एक्चुअल डिस्पोजल ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज बिक गए हैं एक्चुअली। और जब एसेट या लाइबिलिटी बिकती है, खत्म होती है, तो एसेट लाइबिलिटी का जो डिस्पोजल का गेन आमतौर पे पीएनएल में जाता है। फाइनेंशियल एसेट देख लें, पीपी देख लें, इंटेंजिबल, सबके डिस्पोजल का गेन पीएनएल में जाता है। ठीक है जी, आई होप आपने ये सोची ये बात। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि यार सेपरेट फाइनेंशियल के ऊपर जरा सोचें कि सेपरेट फाइनेंशियल में कोई एंट्री तो नहीं करके बैठा होगा वो। बिल्कुल करके बैठा होगा भाई।
उसने क्या किया होगा, उसने किया होगा बैंक डेबिट सेपरेट फाइनेंशियल में किया होगा ना, उसने लिखा हुआ उसने कि जी उसने बैंक में रिकॉर्ड किए पैसे और रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया उसने, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की होगी उसने, पहले भी बताया मैंने आपको। 4400 अगर 80% रिप्रेजेंट करता था, 4400 क्या रिप्रेजेंट करता था, 80% रिप्रेजेंट करता था, तो अभी हमने बेचा है 35%। हाँ या ना, कितना, 35, 60 से 25 गिरे तो 35 बनाना। ऐसे उसने बनाई होगी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ये बनती है 1925। और बाय द वे ये एंट्री सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रूल से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट IS 27 कहता ही है कि यही एंट्री करो। बैलेंसिंग जो भी आए, जो कि यहां नजर आ रहा है कि 1001 का गेन है, वो PNL में रिकॉर्ड हो जाता है, बिल्कुल ठीक है ये एंट्री। प्रॉब्लम ये है कि हम तो सेपरेट फाइनेंशियल नहीं बना रहे, हम तो कंसोलिडेटेड बना रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड में हम क्या करते हैं, ऐसी एंट्रीज के साथ उन्हें क्या कर देते हैं, रिवर्स, पूरी एंट्री रिवर्स। रिवर्स कैसे होगी, जो चीजें वहां डेबिट हुई उनको क्रेडिट कर दो, उल्टी कर दो। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी 1925 से, PNL या रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा 1001 से, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 2926। ले जी मुबारक हो आपको। हमने 2014 से लेके 2017 तक तमाम जर्नल्स जितने बनते थे वो सारे बना लिए। अब पीछे रह क्या गया है, इन जर्नल्स को बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना है, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में डालना है, और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। मेरा मशवरा है आप 1 मिनट पॉज कीजिए और इन तमाम जर्नल्स को एक नजर देखिए। आई होप आपने देखा है, और अब वक्त है इन तमाम जर्नल एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करने का। मैं जरा इनको क्विकली नंबर्स असाइन कर देता हूं, मतलब जर्नल नंबर असाइन कर देता हूं, ताकि हम इनको आराम से इनकॉर्पोरेट कर लें, ठीक है ना। इसको मैं कह देता हूं जी ये जर्नल नंबर 1 है, इसको कह देता हूं 2 है, 3, ठीक, 4, 5, 6, फिर 7, 8 और 9 जर्नल्स हैं जी जो हमने इनकॉर्पोरेट करने हैं अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा, कुछ मजे की बातें बताता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन 9 जर्नल्स में आपस में ही खत्म हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि आपने वो चीजें ली भी और फिर बेच भी दी। क्या ख्याल है, राइट? कुछ चीजें ऐसी मजेदार हैं को वो इन 9 जर्नल्स में आपस में, जाहिर आप एक पीपी खरीदो फिर बेच भी दो, तो फिर उस पीपी को आपको बैलेंस शीट में डालने की जरूरत तो नहीं है ना, वो तो बिक चुका, खत्म हो चुका। क्या ख्याल है ना? मैं जरा उन चीजों की मिसालें देता हूं आपको, शुरू करता हूं। आपको ये जो नेट एसेट्स है ना, ये कहीं डालने की जरूरत नहीं है, और ये बेशक रट्टा लगा लीजिएगा। सब्सिडरी जब बेच दी तो ये जो नेट एसेट्स के ये वाला नंबर है, ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी रीजन क्या है, मैं जरा टिक करता जाता हूं इनके साथ। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये नेट एसेट्स जितने भी हमने डेबिट किए, आखिर में जाकर उतने ही हमने क्रेडिट भी कर दिए भाई, ये वो खत्म कर दिए उधर ही। तो बेहतरीन काम हो गया, वाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हो गया, तो आखिर में डालने की फिर क्या जरूरत है किसी किसी भी जगह पे, इट्स नलिफाइड। ओके फाइन। फिर गुडविल भी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डालोगे भी तो एंड पे उसका इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। क्या करोगे आप, +800 करोगे, है ना। फिर इधर आ जाओ जर्नल नंबर 4 में -160 करोगे,
है ना। फिर यहां आ जाओ, -640 करोगे, लो जी 800 तो खत्म हो गया। क्या ख्याल है? तो गुडविल भी कहीं लिखने की जरूरत नहीं, राइट। फिर एनसीआई भी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है जी, नो नीड, नॉट एट ऑल, कहीं लिखने की जरूरत नहीं। 900 आपने यहां क्रेडिट क्रेडिट किया, 220 आपने यहां क्रेडिट किया, फिर आपने 1120 यहां क्रेडिट किया, फिर आपने 280 यहां क्रेडिट किया। ओ भाई, इसका जितना बैलेंस बना उसने आपने वहां जाके डेबिट कर दिया, तो पीछे रह क्या गया? क्या ख्याल है, रह क्या गया पीछे? जीरो, नथिंग। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एंड आई होप यू हैव अ हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस कि यार इफेक्टिवली बहुत सी चीजें तो हमें इनकॉर्पोरेट भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर ये बैंक में भी आपको कुछ भी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है, नथिंग। गौर करना, 4400 डेबिट हुआ, बैंक हुआ ना डेबिट, 4400 से क्रेडिट भी हो गया, मतलब क्रेडिट हुआ डेबिट भी हो गया, हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं, जरा बैंक की एंट्रियां देखते हैं। 1188 से डेबिट हुआ बैंक, 1188 से क्रेडिट भी हो गया, हुआ या नहीं हुआ? सही कह रहा हूं या नहीं? फिर 2926 से डेबिट हुआ बैंक, 2926 से देखो जर्नल नंबर 9 में क्रेडिट भी हो गया। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी ने रट्टा लगाना है, एंड दैट इज हाउ आई इनिशियली रिमेंबर्ड इट इज वेल, कि ये जो 4 लाइनें इस इनिशियल रिकग्निशन के जर्नल में आती हैं, अगर मैंने कोई सब्सिडरी खरीदी हो और ईयर एंड से पहले पहले कहीं बेच भी दी हो, सब्सिडरी खरीदी हो और ईयर एंड से पहले पहले कहीं बेच भी दी हो, तो ये 4 चीजें जो इनिशियल एक्विजिशन के जर्नल में आती हैं, विच इज नेट एसेट्स, गुडविल, बैंक एंड एनसीआई, इन चारों चीजों को किसी भी जगह बैलेंस शीट में डालने की कोई जरूरत नहीं होती। दिस इज हाउ आई रिमेंबर्ड दिस और क्रैम्ड दिस, यू कैन कॉल इट। कंसेप्चुअली मैंने आपको दिखा दिया, आई हैव प्रूवन इट टू यू, बट जाहिर है हमें एग्जाम के लिए शॉर्टकट्स याद रखने होते हैं। सो नेट एसेट, गुडविल, बैंक, एनसीआई, चारों चीजें जो इनिशियल रिकग्निशन के जर्नल में आती हैं, अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है जो खरीदी थी फिर बेच भी दी, तो इन चारों चीजों का कोई इंपैक्ट नहीं बनेगा। वो ओवर जितने जो आप टोटल जर्नल्स होंगे आपके 8-9, अगर आप उन पर सम करोगे उनका, तो वो डेबिट क्रेडिट करके जीरो हो चुका होगा। अच्छा, तो फिर हमें किस किस चीज को लिखने की जरूरत है? ग्रीन में मैं, ग्रीन पेन से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय 4400, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट बाय 880, देख रहे हो, ग्रीन पेन से मैं उसको स्टार मार्क कर रहा हूं। फिर retained earning debit by 160, retained earning credit by 68, retained earning debit by 88, investment debit by 1100। ठीक है ना जी? फिर retained earning credit by 420, investment in associate debit by 1980, retained earning credit by 486, investment debit by 1925,
retained earning debit by 1001. In other words, retained earning या पेरेंट की इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस है जिसके अंदर जर्नल्स सारे हो रहे होंगे। अगेन अगर किसी ने रट्टा लगाना है तो इन दोनों के अलावा आपने देखा है और कहीं पे भी जर्नल्स नहीं हो रहे, एंट्रीज नहीं हो रही, वो आपस में ही ऑफसेट होके खत्म हो जाती हैं। आई होप ये बात आप सबको क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आपके जहनों में। ठीक है, इतने दो दो ढाई ढाई घंटे करके एक सवाल कराने का मकसद ही है कि उस सवाल की एक एक चीज समझ आ जाए। ठीक है जी। आइए जी फिर जरा हम ये जर्नल्स इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ये जो एंट्रीज हैं सारी इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इसमें जो ग्रीन के साथ मार्क किए हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इनटू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। आप सबके पास लिखी होनी चाहिए। शुरू करते हैं जी इनकॉर्पोरेट करना। रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या क्या इंपैक्ट्स हैं वो सारे इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं। 880 से रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट हो रही है, ऐसे ही है। ये क्या है, यहां आके लिखता हूं, ये है शेयर ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ ML फ्रॉम 2014 टू 2016, ऐसे ही है ना। और ये आ रहा है मेरे पास वर्किंग फोर्स से, करेक्ट, सही कह रहा हूं मैं? अंग्रेजी सही लिख दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि अच्छा ये वाली चीज है। 880 से, है ना? ओके, सो ये इनकॉर्पोरेट हो गई। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग में क्या है जी? उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट है 160 का जो कि गुडविल के ऊपर लॉस है, और क्रेडिट है 68 का जो कि चेंज इन होल्डिंग पे गेन है। ठीक, दोनों में लिख लेता हूं। तो यहां आके लिखता हूं इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, और इसका रेफरेंस भी वर्किंग फोर्स से ही दे देते हैं, 160 नेगेटिव, और गेन ऑन चेंज इन होल्डिंग, इसका रेफरेंस भी वर्किंग फोर्स से दे देते हैं, 68 का गेन है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दो एडजस्टमेंट्स हमने और कर ली, अगेन सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग की एडजस्टमेंट्स अभी हम करी जा रहे हैं सारी। फिर रिटेन्ड अर्निंग में एक डेबिट है 88 का, ये क्या था? वो जो उसने सेपरेट फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया हुआ था गलत, उसका रिवर्सल था। क्या ख्याल है ना? और रिटेन्ड अर्निंग में फिर दो क्रेडिट हैं, एक 420 का क्रेडिट है जो प्रॉफिट है 2017 का, उसका हिस्सा है, और एक 486 का क्रेडिट है जो गेन ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी आया, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी आया। ठीक है जी। आइए मैं ये भी लिख लेता हूं, देखिएगा। मैं लिख रहा हूं रिवर्सल ऑफ गेन रिकॉर्डेड इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट FS, वर्किंग फोर्स। और वो दो ऐसे गेन्स हैं जो हम रिवर्स कर रहे हैं। एक तो अमाउंट है जो हम रिवर्स कर रहे हैं 80 से 60% पे जाने पे, जो अमाउंट बनती है 88 की। एक और अमाउंट भी है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद शेयर ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ ML फ्रॉम या फॉर 2017 की है ना खाली, वो
वो बनती है 420 का गेन। और आखिरी है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एमएल। वो कितने का गेन है हमारे पास? 486 का गेन है। करेक्ट? ऐसा ही है, आप सबके सामने जर्नल्स लिखे हुए हैं, कोई अनहोनी चीज नहीं कर दी मैंने। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं कि एक और भी हमने रिवर्स करना है, वो ये वाला नंबर है जी, ये वाला। ये भी रिटेन अर्निंग में रिवर्स होगा ना, 1001। ये भी हमने नहीं इंक्लूड किया वहां पे, ऐसे ही है। ये भी रिटेन अर्निंग ही रिवर्स हो रही है, 1001 और ये 88, ये दोनों एक ही नेचर के हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एंट्री रिवर्स हो रही है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 88 और 1001 को इकट्ठा करके लिख दिया। 88 और 1001 को जमा करें तो ये बनता है 1089 नेगेटिव, नेगेटिव 1089, और इसको कह दिया है रिवर्सल ऑफ गेन रिकॉर्डेड इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये मैंने वर्किंग फोर्स से उठा के जितनी रिटेन्ड अर्निंग में डालने वाली चीजें थी वो सारी डाल दी। इस स्क्रीन को देखें, 1 मिनट पॉज करें, अपने जर्नल से रिलेट करें, समझें इसको प्लीज। आई होप आप सबने इसको देखा है। सो ये तो हो गए मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स के जर्नल, राइट? अब मैं आता हूं इन्वेस्टमेंट की जानिब। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या इनकॉर्पोरेट करना है, देखें जी। 4400 डेबिट, ठीक, बल्कि क्रेडिट, सॉरी, 4400 क्रेडिट, फिर 1100 डेबिट, फिर 1980 डेबिट और 1925 डेबिट। ऐसे ही है, 3 डेबिट्स हैं और एक क्रेडिट है 4400 का। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इन्वेस्टमेंट के बैलेंस पे चला जाऊंगा इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच इज हियर, और उसमें जाके कर दूंगा, सिंपल एज दैट। 4400 का क्रेडिट है जी, ओके फाइन, 4400 का क्रेडिट। डेबिट्स कितने कितने के हैं? एक 1100 का डेबिट है, ऐसे ही है, एक 1980 का डेबिट है, और आखिरी जो डेबिट है मेरे पास वो 1925 का डेबिट है, ऐसे ही है। अगर मैं अपनी सारी जर्नल्स को देख लूं, ये सारा वर्किंग फोर्स से उठ के आ रहा है। करेक्ट? ऐसे ही है जी, एंड दैट इज इट। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया जी। हमने जो जर्नल्स थे वर्किंग फोर के जो बनते थे वो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए, सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने सिर्फ सवाल को टोटल करते जाना है। टोटल से मुराद सबसे पहली वर्किंग है गुडविल की, उसमें तो गुडविल आई नहीं थी, उसमें तो गेन ऑन बारगेन परचेज आया था, ठीक है, ओके फाइन। फिर वर्किंग है रिटेन्ड अर्निंग्स की, इसको टोटल करेंगे, इसका नंबर क्या बनता है ये हम लिखेंगे इन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है ना जी, तो इसका टोटल किया जाएगा। उसके बाद उसके आगे एनसीआई का टोटल किया जाएगा कि जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का बैलेंस क्या बनता है, ठीक है ना, एंड दैट्स इट। जो हमारे बैलेंसेस बनेंगे वो हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। ठीक है जी, सो एनसीआई का आपके पास बैलेंस बनना चाहिए 6466, और
रिटेन्ड अर्निंग्स का आपके पास बैलेंस बनना चाहिए 8,999। ठीक, यहां से हम पहुंच जाते हैं ऊपर अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। टोटल्स कर लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस आपके पास आना चाहिए 1726, बल्कि 27,675। 27,675, ठीक है जी। फिर इन्वेस्टमेंट्स, राइट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स का इस सारे का सम करेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस आ जाएगा जी। ठीक है, इस सारे का सम करेंगे 1375 से लेके 1925 तक, जितने माइनस हैं जितने प्लस हैं, तो आपके पास बैलेंस आएगा 2600 का। फिर स्टॉक, स्टॉक का आपके पास बैलेंस बनेगा 4160। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स 4000, तो सीधे सीधे से हैं। और फिर कैश एंड बैंक 3500। यहां पर आपके पास एसेट साइड का टोटल बन जाएगा। ठीक है जी। ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल विल बी 20,000, ऑफ कोर्स। शेयर प्रीमियम विल बी 1,000, जो पेरेंट का है वही। रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमने बनाई थी 8,999, तो इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट बनी 29,999, ऐसे ही। एनसीआई जो हमने बनाया था 6,466, करेक्ट, 6,466। तो यहां पर टोटल बन गया 36,465। ट्रेड एंड अदर पेबल्स हमारे पास बने 5,470, राइट। और दोनों साइड्स पर आपके पास टोटल बनना चाहिए 41,935, यहां पर भी और यहां पर भी। लीजिए जी, इस सवाल हमने सॉल्व कर लिया। इस सवाल में से बहुत से लर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे, बहुत से लर्निंग पॉइंट्स। हमने चेंज इन होल्डिंग के 3 सिनेरियोज मजीद इस सवाल से सीखे हैं, जो मैंने आपको बताए थे। इस स्लाइड के ऊपर याद कीजिएगा, 3 सिनेरियोज, 1 2 3, तीनों सीखे हैं सवाल सवाल से कैसे एड्रेस करते हैं। फिर चेंज इन होल्डिंग का एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसा सवाल जिसमें सब्सिडरी खरीदी भी हो और फिर सब्सिडरी ईयर एंड से पहले पहले सेल भी कर दी हो, उसको जर्नल्स की मदद से, डबल एंट्रीज की मदद से कैसे किया जाता है सॉल्व। ये कॉम्प्लेक्स है। एग्जामिनर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप में से कोई भी बच्चा ये सवाल 100% कराएगा एग्जाम में, नहीं, राइट। मेरे 2 स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शंस आ चुकी हैं, गोल्ड मेडल्स आ चुके हैं एफआर में। और मैंने मुझे अच्छी तरह याद है, दोनों से जब पेपर मैंने डिस्कस किया था तो दोनों का ये व्यू था कि पेपर कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, मुनासिब हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इवन जो गोल्ड मेडलिस्ट भी होते हैं कि जी उनका पेपर कोई 100% और ये पूरा ऐसा सवाल हुए। ठीक है, बहुत शाज़ व नादिर बीच में बच्चे होते हैं जिनको वाकई बहुत शौक होता है। तो एक तो ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला सवाल हमने देखा। फिर हमने भी देखा गेन ऑन बारगेन परचेज क्या होता है।
फिर हमने ये भी देखा कि अगर सब्सिडरी से पेरेंट या पेरेंट से सब्सिडरी कोई सेल हो और वो एनआरवी लॉस आगे रिकॉर्ड हो गया हो तो क्या होता है, याद आ रहा है? ऐसे ये तो अब ऐसे लग रहा होगा जैसे बड़ी पुरानी बात होगी, हालांकि इसी लेक्चर की बात है। ठीक है ना जी? तो ये तमाम चीजें हमने इस सवाल के अंदर देखी। अच्छा, फिर बच्चों का एक पॉइंट होता है, उनका पॉइंट ये होता है कि यार ठीक है फाइन, ये अराउंड 25 नंबर का सवाल था, इसमें से एक एडजस्टमेंट मैंने निकाल दी तो अराउंड 22 नंबर का रह गया होगा, से 22-23 नंबर का। तो एग्जाम में बैठे हुए तो 22-23 नंबर का सवाल 40-45 मिनट में करना होता है, राइट? तो बच्चों का ये पॉइंट होता है कि सर ये सवाल 45 मिनट में होगा कैसे? क्वेश्चन समझ आया? 45 मिनट में होगा कैसे? अब मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं तो मैं अपनी सारी जिंदगी ये काम करता रहा हूं, स्पेशली न्यूमेरिकल पेपर्स में मैं ऐसी कैलकुलेशन सवाल बाय सवाल जरूर बनाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे सीए के जितने न्यूमेरिकल पेपर्स हैं, मुझे नहीं याद मुझे 2.25 घंटे से ज्यादा किसी पेपर में टाइम लगा हो। हाँ, थ्योरी में लिखते लिखते टाइम लग जाता है, न्यूमेरिकल पेपर में कभी 2.25 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगा। तरीकेकार उसका ये होता है कि सबसे पहले रीडिंग टाइम के अंदर से हम रीडिंग के लिए टाइम निकालते हैं। जो 15 मिनट होते हैं ना पहले, उसमें 5 मिनट 7 मिनट में पेपर देख लिया, ठीक है फाइन। अगले 10 मिनट जो हैं वो डेडिकेट कर दिए इसको पढ़ने में, इसको समझने में। 10 मिनट में समझ आ गया, गुड। नहीं तो नॉर्मल टाइम के अंदर से भी 5 मिनट दे दें इसको आप, मतलब टोटल 15 मिनट दे दें। ये हो जाएगा सिर्फ स्टेप 1 का टाइम, जो आपका स्टेप 1 है, रीड करना, सवाल को समझना। फिर है स्टेप 2, यानी कि डेटा उतारना वर्किंग्स के अंदर। उसके लिए मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहता अपने आप को, नो। वो आसान चीज होती है, कॉपी पेस्ट करना होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वर्किंग्स में, लटम पटम इनमें, राइट? उसके बाद अगर मैं सवाल को गौर से देखूं तो मेरे पास ये बन रहा है पेज 1 और 2, ये 2 पेज लग रहे हैं, आपकी कॉपी पे 1 पेज होगा, ऐसा है या नहीं? फिर पेज 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जा रहे हैं, ये आपकी कॉपी पे 4 से 5 पेजों से ज्यादा का नहीं है सवाल। और ये जो 9 जर्नल्स हैं, ये चूंकि हम पहली दफा लिख रहे थे इसलिए हमें लिखते हुए बहुत टाइम लगा, सोच सोच के लिखना पड़ा। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बात समझ रहे? ये तो याद रखिएगा भाई, कंसोलिडेशन का बड़ा सवाल 20+ मार्क्स का सवाल 4 से 5 सफों पे तो आएगा, उससे कम पर नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर पेपर। और यह भी याद रखिएगा कि उसको एटलीस्ट 10 मिनट रीडिंग टाइम में से देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कीजिए कि रीडिंग टाइम के बाद वो कोई आपके 40 to 50 मिनट्स मजीद खा जाएगा। तो रीडिंग टाइम के बाद आप कोई 40 to 50 मिनट्स मजीद लगा दीजिए कंसोलिडेशन पे, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। रीडिंग टाइम में से भी 10 मिनट दे दिए, उसके बाद इतना टाइम लगा दिया, एंड इंशाल्लाह यू विल हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। इस स्टेज पर ऐसे सवाल जब मैं पहली पहली दफा कराता हूं, बच्चे सारे परेशान होते हैं, डोंट वरी। ये मुझे देखते हुए डेकेड से ज्यादा हो गया परेशानी चेहरों के ऊपर, राइट? Don't worry about it. You will be inshallah able to handle it in exam. Provided you use the same formats and you use the same concepts जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है जी? This is it for this class जी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसी डिस्कशन को यहां से आगे बढ़ाएंगे। आपने इसको रिवाइज करना है और याद रखना है कि कंसोलिडेशन वाला सवाल हम सबसे पहले कर रहे होंगे अपने पेपर में, तो इट शुड बी योर बेस्ट क्वेश्चन, राइट?